अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं महाविश निसार। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA सीमी बुखारी साहिबा। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सीमी बुखारी साहिबा आपके वक्त का। आपसे बात करना चाहेंगे जो गुज़िश्ता दिनों में, बल्कि अब भी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में सियासी तौर पे, आप क्या समझती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होता जा रहा है? और अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कोई अच्छी शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत ही सालों बाद अवाम को वो शऊर आ गया है। वो अपने राइट्स के लिए वो चाहते हैं कि एक रूल ऑफ लॉ हो पाकिस्तान में, एक कानून सबके लिए बराबर हो। ये नहीं यहाँ पे तो छोटे छोटे चोरों को पकड़ के आप जेलों में डाल दें और बड़े बड़े अरबों के जो चोरियां करें वो असेंबली में पहुंच जाएं। ये अब यही हो रहा था ना इस मुल्क में। तो इस रूल ऑफ लॉ से एक जंग शुरू हुई है कुछ 26-27 साल पहले। इमरान खान ने एक पार्टी बनाई इंसाफ के नाम से, इंसाफ का निजाम हो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगा कि वाकई यहाँ पे तो इंसाफ नहीं था। हमें तो आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो बाहर से उनके घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, बाहर हालात हैं, और उनको तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। एजुकेशन का उनका कोई मसला नहीं, सेहत का कोई मसला नहीं। लेकिन आम आवाम जो है वो पिछे हुए थे। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा डिवाइड बहुत बढ़ गया एक दो क्लासेस में। और रिसोर्सेज का जो है वो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में समझती हूँ। कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला, कुछ को कुछ नहीं मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब अवेयरनेस आई कि हाँ हमारे भी राइट्स हैं, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी सब कुछ मिलना चाहिए, तो लोग बहुत बेचैन हो गए। दूसरी बात ये हुई कि जब इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीत के आती है उसको हुकूमत तो करने दें। उसके जो है जैसे हम लोग की हुकूमत चल रही थी तो उसको जो है जिस तरह से हटाया गया, एक साजिश के लिए हटाया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, चले वो भी हम मान लेते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। फिर इसके बाद अब जो इन्होंने वादे किए थे, दावे किए थे कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, वो कुछ ना दे सके। तो ज़ाहिर लोगों में मायूसी है, बहुत सी बेचैनी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई का ये आलम है कि अब 2 वक्त की रोटी के लोग बेचैन हैं कि हम बच्चों को दवाई दें, स्कूल भेजें या खाना खिलाएं। तो बड़े मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके बाद अब ये एंड में ये हो रहा है कि अब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन पूरा मन एहतजाज करते हैं अवाम के साथ मिलके, तो उनको पूरी तरीके से ये जो है परेशान किया गया। फिर उनको यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके 100 से ज्यादा उसके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, जो कि इनमें से आधे से ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और जाली केसेस न समझिए बनाए जा रहे हैं। अच्छा सिमी साहिबा, आपने कहा कि अवाम बाशऊर हो चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जो हमने जलाओ घेराव तोड़ फोड़ देखी, आपको लगता है कि बाशऊर अवाम का काम है? और आपने ये भी कहा कि 100 से ज्यादा केसेस कर दिए गए, जबकि बाकी सारी सियासी जमातें तो दुहाई दे रही हैं। उनका कहना है कि इतना स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है खान साहब को, उनकी अदालत में एंट्री देखें, उनका अदालत से वापस जाना देखें। दीगर सियासतदानों को तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कभी भी मयसर नहीं रहा। मेरे ख्याल में किसी से आज तक इसमें एक एक्स PM हो और एक मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन हो, उसको जिस तरीके से रेंजर्स ने आके जिस तरह के साथ उनको अरेस्ट किया गया, मैं उसकी मिसाल मैं तो समझती हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगी कि आके शीशे तोड़ के अदालत के उनको इस तरह से तशद्दुद करते हुए उनको पकड़ के ले धक्के दे के अंदर डाला गया। और दूसरी बात आप कर रही है कि ये इधर जलाओ गिराओ की सियासत है, हमने तो हमेशा इसको डिस्करेज किया। इमरान खान साहब हमेशा इसके खिलाफ रहे। उन्होंने कहा कोई आपने पुरअमन रहना है, हमने धरना दिया 136 दिन का, एक गमला तक नहीं टूटा। हमने तो हमेशा तलकीन की गई, सारी लीडरशिप ये कहती है कि आप लोग पुरअमन रहे और पुरअमन में एहतजाज रिकॉर्ड कराने हैं। लेकिन अब यह फुटेज निकलवाएंगे। हमने कहा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, ये कौन लोग थे जो आए जिन्होंने ये जलाओ घेराव किया, आग लगाई, लोग बिल्डिंग्स को तोड़ा। इसमें डेफिनेटली ये शरपसंद बनाते थे जो कुछ आए गए ताकि हम लोगों को और मजीद बदनाम किया जाए, और जो इसका इरादा भी था कि पार्टी को हमारी बैन किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे पास प्रूफ है, वो मेरे ख्याल में वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं, वो उसमें सब नजर आ जाएगा कि कौन लोग थे जो इसको सब कुछ कर रहे थे और किसको इसका फायदा है। देखिए, हम तो इलेक्शन चाहते हैं और अगर हम मुल्क में इंतशार चलाएंगे तो क्या इलेक्शन हो सकेगा? हम तो यही चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से निकले ताकि इलेक्शन की रास्ते में खुले रहे। इंतखाबात से तो हुकूमत को भी इनकार नहीं है, इंतखाबात से तो दीगर जो PDM की
जमातें हैं उन्हें भी इनकार नहीं है, वो तो नहीं कह रहे कि इंतखाबात नहीं करवाएंगे, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में करवाएंगे। तो पीटीआई क्या समझती है कि अगर इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए जी, आपकी हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन जब एक असेंबली डिसॉल्व होती है तो एक आइन भी होता है किसी मुल्क का। आइन हमारा ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन हो जानी है। केयर टेकर सेटअप जो है वो एक नॉमिनेटेड सेटअप है, नॉट एन इलेक्टेड सेटअप। तो उसके लिए उसका कोई राइट नहीं होता कि 90 डेज के बाद वो एक चेक साइन नहीं कर सकते। ये केयर टेकर जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है उनके जो है ना, आज आखिरी दिन है उनकी गवर्नमेंट का, कल से जो है वो बिल्कुल ये इलीगल हो जाएगा इसका सेटअप। तो हम ये चाहते थे कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, बेशक एक सूबे के कर दें, बाकी आप बेशक बाद में करें, क्योंकि आप तो नहीं चाहते हो और हमें लग रहा है कि वो अक्टूबर में भी नहीं चाहते। इतना खौफजदा हो गए इलेक्शन से। मैं तो हैरान हूँ कि कैसी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो इलेक्शन से घबरा रही हैं। आपने कहा सीमी साहिबा, आपने कहा कि एक सूबे के इंतखाबात करा दें, दीगर सियासी जमातों का भी आप लोगों के इस नुक्ते नजर से यही एतराज है कि क्यों एक सूबे के लिए ही आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं? केपी के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा, तो बल्कि आप जवाब दीजिए इस बात का कि केपी के लिए बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? केपी में इंतखाबात क्यों नहीं बात हो रही? हमने केपी के लिए भी रिक्वेस्ट दी हुई है कोर्ट में, वो आई डोंट नो कि वो उसका क्या हियरिंग क्यों नहीं हो रही। हमने दोनों सूबों पे जहां जहां डिसॉल्व हुई है दोनों की बात की है, लेकिन चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 14 मई की डेट पंजाब की दी थी, दूसरे की अभी तक नहीं दी। तो जिसकी दी है कम से कम वो तो होना। और दूसरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपने की है, आपको 80th अमेंडमेंट के बाद ऑटोनोमाइज हो चुके हैं प्रोविंसेस। तो जब आपको एक इलेक्शन कराने में कोई कहीं आइन में ये नहीं लिखा कि सारे प्रोविंसेस के और जनरल इलेक्शंस होंगे, सारे इकट्ठे होंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आप आइन में है कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद आप सेपरेट इलेक्शन हो सकते हैं। और अब जब आइन के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते, ये हमें फैसला करना है कि वाकई ये जंगल बनाना है इस मुल्क को, या वाकई ये मुल्क है, मुल्क रहेगा या जंगल बनेगा। इसके लिए ये फैसला करना है। अब वक्त आ गया है, अवाम में बहुत शऊर आ गया, वहाँ बहुत इसीलिए नाराज है इन लोगों से कि ये जो वादे करते हैं वो मुकर जाते हैं, ना इन्होंने रिलीफ दिया उनको, ना अब हमने इलेक्शन की तरफ जाते हैं, उसमें भी ये हर चीज में इन्होंने है ना अपने नहीं, यही एतराजात मौजूदा हुकूमत के भी हैं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत पर के जो वादे किए गए पूरे नहीं किए गए। 50 लाख लोगों को रोजगार देना था और तालीम मुफ्त करनी थी, इस तरह के बेशुमार दावे वादे, यही एतराजात हैं मौजूदा हुकूमत के भी तहरीक इंसाफ से कि उन्होंने, आप लोगों ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए थे। आप कह रही है मौजूदा हुकूमत वादे नहीं पूरे करी। देखिए, हम लोगों ने 3.5 साल में, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने काम नहीं हुए जो पीटीआई गवर्नमेंट ने किए। लोगों को रोजगार मिलने लगा, फैक्ट्रीज चल पड़ी थी, लोगों के हमारी रिवाइवल हो गया था इंडस्ट्रीज का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोगों को रोजगार मिलने लग गया, ऑटोमोबाइल, IT इंडस्ट्री, कामयाब जवान प्रोग्राम, किसान कार्ड हमने इशू किए और लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा था। सेहत कार्ड, एहसास कार्ड, कोविड के बावजूद के कोविड था जिसमें पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से हमें बहुत मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद 3.5 साल में मैं समझती हूँ जो कुछ हमने किया वो आज तक किसी गवर्नमेंट नहीं कर सकी, कोई भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर इसको मुसलसल जारी रखते हैं तो हमने बहुत सारे आगे काम और बढ़ाने थे। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब किस तरह से इसको डील करना है, हमने किस तरह से $1 को इस जगह स्टेबल रखना है, पेट्रोल और बिजली की प्राइसेस को हमने बिल्कुल स्टेबल रखा था। हमारे बहुत प्लान थे कि हमने किस तरह से आवाम को आहिस्ता से रिलीफ देना, रोजगार भी देना था, घरों पे भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे। ज़ाहिर है 3.5 साल में आप ये जो 30 साल से जो पैकेज हमारे पास छोड़ के गए थे ये, वो एकदम से तो हम उसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे। टाइम तो लगना था, खजाने में जो पैसे थे वो 6 अरब से दोबारा 20 अरब पे ले आए थे। हमने तो लोगों को बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स जा रहे थे हमारी दौर में। अच्छा, बताएगा सीमी बुखारी साहब, ये बताएगा कि जितने अच्छे टर्म्स, जितने अच्छे ताल्लुकात तहरीक इंसाफ के अदलिया के साथ हैं, दीगर इदारों के साथ भी इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? देखिए, हमारी पार्टी जो है सब इदारों के एहतराम करती है। जब खान साहब को देखें, आज तक हर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, लाहौर, इधर से उधर केस पे केस बन रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, वो जा रहे हैं क्योंकि एहतराम करते हैं वो हर इदारे का। और इसके अलावा वो बार बार कह रहे हैं फौज भी मेरी है, ये इदारे भी मेरे हैं, अदलिया भी मेरी है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और मैं छोड़ के भी नहीं जाऊंगा कहीं। आपको पता है कि लोग, इनको तो जरा सा भी कोई चीख भी आए तो ये लोग बाहर भागते हैं, इनकी प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हों तो ये बाहर भाग जाते हैं मुल्क को छोड़ के। हाँ, सबको तो गोलियां लगी फिर भी मुल्क में है क्योंकि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क को इसके जो है ना, इसका मईशत को ठीक करना चाहते हैं, इनके अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। तो हम हर इदारे के साथ हमें जो है ना
بالکل احترام کرتے ہیں. اب آگے جو ہے نا فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں, جو کرنے ہیں فیصلے وہ ظاہر آئین اور قانون کے مطابق ہوں. یہ فیصلے لائکس اور ڈس لائکس پہ مبنی نہیں ہونے چاہیے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا, سیمی بخاری صاحبہ ابھی خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, سڑکوں پر ہم نے جو مارا ماری, جلاؤ گھیراؤ, توڑ پھوڑ, گرفتاریاں اور جو ریئیکشنز دیکھے عوام کی جانب سے بھی پولیس کی جانب سے بھی, ابھی ایک بار پھر سے احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب. ان کا کہنا ہے کہ عورتیں بھی نکلیں, بچے بھی نکلیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اپنے گھر سے خواتین کو باہر آنا چاہیے, بشرا بی بی باہر آئیں, خان صاحب کے بیٹے جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی باہر آئیں, پھر وہ لیڈ کریں اس پروٹیسٹ کو, ان تمام تر جو احتجاج کے لیے لوگ باہر نکلیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم ہوتے ہیں تو پھر پروٹیسٹ بگنز ایٹ ہوم ہونا چاہیے؟ دیکھیے فیملی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں, ہر کوئی نہیں نکلتا, لیکن ان کی بہنیں, ان کے بھانجے, بھتیجیاں, بھانجیاں سب باہر ہوتی ہیں, ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمیشہ. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ان کی سب بہنیں اور ان کے باقی ریلیٹیو سب ہوتے ہیں, لیکن ان کے بچے ظاہر ہے وہ باہر ہیں. نہیں علم تو ڈیفینیٹلی ہے, ہم نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ کو, ہم نے دیکھا وہ موجود تھی سڑکوں پر, لیکن جو ایک بیسک فیملی ہے آپ کی, جیسے آپ کے شوہر ہیں, آپ کے بچے ہیں, یا کسی کی وائف ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ گھر بیٹھے رہیں اور بھانجے بھتیجیاں یا بہنیں باہر آئیں, تو کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں مجھے تو عجیب نہیں لگتا کہ میں بھی اپنی فیملی سے اکیلی آتی ہوں باہر, میرے ہسبینڈ اور بچے نہیں آتے, وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں. دیکھیے پوری فیملی آپ کو جو ہے نا پولیٹیسائز نہیں کر سکتے. آپ کوئی لوگ نکلتے ہیں, خان صاحب نے کسی کو روکا نہیں ہے, بس یہ میں جانتی ہوں کہ ہر ایک اپنی کھلی آزادی ہے, ان کو رائٹ ہے کہ وہ نکلے نہ نکلے. تو ان کی بہنیں, ان کی پوری فیملی ہے نا, بہنیں امیڈیٹ فیملی ہے ان کی, جو سب نکلتی ہے. اور وہ اس وقت جو انہوں نے پروٹیسٹ کی کال ایسا نہیں دی تھی, انہوں نے کہا پور امن اپنے علاقے میں کھڑے ہو کے آئین کے اور عدلیہ کے جو ہے نا تحریک چلائیں کہ آئین کے مطابق ملک چلے, اس کو جنگل نہ بنائیں. تو اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی میجر پروٹیسٹ کی کال نہیں دی ابھی, کیونکہ اس وقت حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو انہوں نے اریسٹ کیا, خان صاحب کے اریسٹ ہونے کے فوراً بعد. وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے اریسٹ کر کے انڈر گراؤنڈ کر دیا جائے, لیکن ہمارے عوام نکل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ عام سپورٹرز نکل رہے ہیں, پاکستانی عوام قوم نکل رہی ہے. وہ اس ملک میں جو ہے نا جمہوریت جو ہے نا وہ خطرے میں آ چکی ہے ان لوگوں کی غلط اقدام کی وجہ سے. تو عوام بہت پریشان ہے کہ یہ کب تک اس طرح سلسلہ چلے گا. ایک صاف شفاف الیکشن اس مسئلے کا حل ہے, ایک کریڈیبل گورنمنٹ آ جائے. ملک میں دیکھیں سب ہر طرف سے وہ بند ہو گئی ہیں, کوئی ریمیٹنسز نہیں آ رہی, انویسٹمنٹ بند ہو گئی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے تبھی ٹھیک ہوں گی کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ آئے. اچھا یہ بتائیے گا سیمی صاحبہ, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے, ابھی جو 3 دن 4 دن ہم نے صورتحال دیکھی, سڑکیں بند تھیں, احتجاج اور لوگوں پہ ڈنڈے چلائے گئے, لوگوں نے بھی پولیس پہ اور جو فورسز تھیں ان پہ پتھراؤ کیا, ڈنڈے چلائے, توڑ پھوڑ کی, انٹرنیٹ بند رہا, مارکیٹس دکانیں بند رہی, لوگوں کا روزگار متاثر ہوا. اب ایک بار پھر سے احتجاج کی کال دی ہے آپ کی پارٹی نے, اور دوسری جانب سے پی ڈی ایم نے دھرنے کی کال دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھرنے, احتجاج, ہڑتالیں, روزگار بند, معیشت پہلے ہی صفر پہ کھڑی ہے, ہمیں اس سے نکلنا چاہیے, اس سے آگے بڑھنا چاہیے, مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کوئی پالیسی, کوئی لاحہ عمل ہے؟ دیکھیے ہم لوگوں نے تو پیسفل پروٹیسٹ کی کال دی تھی, جو ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, ایک مہذب معاشرے میں ہم لوگ پیسفلی نکلتے ہیں. یہ انہوں نے آگے سے پولیس نے جو ہمارے پاس ٹیئر گیسنگ اور یہ شروع کر دیا تھا, ربر بلٹ فائرنگ شروع کر دی. اب دیکھیے کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور کون لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور پولیس کو تو اور لا انفورسنگ ایجنسیز میں سے تو میرے خیال میں کوئی میں نے نیوز نہیں سنی. اس کا مطلب ہے کہ وہیں سے گولیاں چل رہی تھی, ہمارے لوگوں پہ فائرنگ ہو رہی تھی, ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے. تو پورے من لوگوں کو آپ نہ تنگ کریں نا, یہ تو ہمارا رائٹ ہے. ہم آرام سے وہاں بیٹھنا تھا, ہم نے جا کے, انہوں نے اوپر سے مارنا, مار پیٹ شروع کر دی, پکڑ جھکڑ. تو یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, خود ہی لوگوں کو اکساتے ہیں, اور پھر بیچ میں کچھ شرپسند عناصر بھی آ جاتے ہیں جو ملک میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, ملک کی اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں, پیس کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ نکل رہے ہیں تو میں تو خود حیران ہوں کہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور ان کو اس میں ان کو نہیں, اپنے پہلے انہوں نے انٹرنیٹ جو بند رکھا, کتنے بلینز کا لاس ہوا, اب پھر وہ خود نکل رہے ہیں. اب اسلام آباد کے لوگ ویسے تنگ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو کتنے پرابلمس ہو جائیں گے اگر اتنے لوگ نکلیں گے. نہیں, میرے خیال میں انیکبلی یہ کچھ مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ایک ہی حل میں سمجھتی ہوں کہ جو الیکشنز کی طرف ہم جائیں اور یہ ملک میں جو ہے نا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, اور میرے خیال میں سب لوگوں کو آرام سے بھی بیٹھ کے
गवर्नमेंट चलाएं और मुल्क को मुल्क को सही बुखारी साहिबा, हमने देखा था कुछ डायलॉग हुए, कुछ मुज़ाकरात हुए, तहरीक इंसाफ भी बैठी और हुकूमती जमातें भी बैठी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका अनफॉर्चुनेटली। तो क्या दोबारा कुछ ऐसा प्लान हो सकता है, कुछ ऐसा पाइपलाइन में है कि दोबारा मुज़ाकरात की एक और कोशिश कर ली जाए, हालात शायद बेहतर हो जाएं, शायद कोई मीडियम वे निकल आए, कुछ कंसेंसस हो सके कि मिल बैठकर आगे बढ़ा जाए? देखिए, हमने तो हायर जुडिशरी की रिक्वेस्ट पे, नेगोशिएशंस पे हमने बातचीत की थी, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं इलेक्शन, लेकिन फिर भी हम बैठे। फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन हो, ये एक बात पे जिद है इनको कि सारे इलेक्शन एक दिन हो। हालांकि 90 डेज हो चुके हैं और ये 2 प्रोविंसेस तो बिल्कुल अब हैं, बिल्कुल जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल चलेंगी, अदरक चलेंगी। तो हमने कहा कि फिर भी बैठे हम इनके साथ, लेकिन ये एक ही जिद पे है इनको कि एक दिन इलेक्शन, तो उसका एक ही हल है कि आप बाकी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, इलेक्शन नेशनल असेंबली को भी कर दें, सिंध और बलोचिस्तान, तो फिर एक दिन इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी उनको राजी नहीं है, वो कहते हैं अभी तो हमने करनी नहीं, वो वक्त पे होंगी, वो पता नहीं कब होंगी। तो ये बिल्कुल एक जो है ना वो इस जिद पे अड़े रहे, जिस वजह से डायलॉग भी हमारे जो है ना वो कामयाब ना हो सके। और मेरे ख्याल में अब मजीद डायलॉग का हमें समझ आ गई है कि वो एक ही जिद पे अड़े हुए हैं, वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है, वो इसको और डिले करना चाहते हैं। तो अब इससे क्या नेगोशिएशन हो? अब तो हमने जो है ना छोड़ दिया है, जो अदलिया पे वो फैसला होगा, जो है ना टाइम गुजर चुका है, तो हायर जुडिशरी ये फैसला करेगी कि इस मुल्क में कब इलेक्शन है, क्या होने हैं नहीं होने। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क को। जी बहुत शुक्रिया सिमी बुखारी साहिबा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाजरीन, सिमी बुखारी साहिबा ने जो तमाम तर सवालात इस हवाले से थे उन पर रोशनी डाली, अपना तज्जिया दिया, अपनी पार्टी की पॉलिसीज भी बयान की। दोबारा आपसे किसी दोबारा टॉपिक पर बात होगी, मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।